हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन तक के पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब हम आप लोग ने इसके आगे वाले पार्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। बेसिकली यहीं से आप ध्यान रख सकते हो कि यहीं से अपना स्टार्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट, जो कि अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभी क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल पर सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस स्पेशली है क्या? कोई भी क्रिस्टल जो 3 डायमेंशनली प्रिपेयर होगा, 3D ऑर्डर में बनेगा, तो उस क्रिस्टल में जो एटम बार बार रिपीट होकर के पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, उसी कंप्लीट अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी अगर एक हम क्रिस्टल बनाने सपोज करो, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने 3D में इमेज बनाना चाहूँगा। ये स्ट्रक्चर वैसे आप लोगों को पहले से भी पता है, क्यूब जैसा क्यूब हम लोग बना रहे हैं। इसमें जितने कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पर देखिए एक एक पार्टिकल्स है। मैं थोड़ा कलर यहाँ पर अलग टाइप का दे रहा हूँ, जैसे कि पार्टिकल, और ये सब आप लोगों को प्रॉपरली नजर आए। ये तो एक सिंपल सा मैंने क्यूब बना रखा है, लेकिन आपको पता है जो स्ट्रक्चर 3D में प्रिपेयर होगा वो केवल एक सिंगल क्यूब से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ऐसे तो कई मोल क्यूब होंगे। मोल का मतलब आप समझ रहे हो कि एक लार्ज नंबर है, 6.022 10^23 से हम कंपेयर करते हैं। तो इस रेशियो में देखा जाए, एटम्स, आयंस या हमारे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स होकर के, अपनी जगह पर सेट होकर के, जो कह सकते हो कि अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट अरेंजमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसी कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। अब इसके आगे देखा जाए, जब क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का जो हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें जो अपना एटम है, जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल अपनी जो पोजीशन कवर कर रहे हैं 3D में, इस पोजीशन के लिए हम लोग पॉइंट का नाम देते हैं। यानी पॉइंट, या इसको हम साइट का नाम देते हैं। अगर कहीं पॉइंट वर्ड लिखा है या साइट वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, जो कि एटम या आयन या मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल्स हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जो पोजीशन ऑप्ट कर रहे हैं, इनको हम पॉइंट का नाम देंगे या इसको हम साइट का नाम देंगे। साथ में देखा जाए, ये तो एक रेगुलर अरेंजमेंट के बाद जो हमारा 3D स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उस रेगुलर अरेंजमेंट को हमने क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का नाम दे दिया। एंड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म अ कंप्लीट क्रिस्टल आर नोन एज यूनिट सेल। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए, अब जो आपके सामने एक क्यूब मैंने बना रखा है, ये सबसे सिंपल यूनिट सेल का एक केस है, जहाँ पर देखा जाए हम लोगों ने एक सिंगल सा स्ट्रक्चर आपके सामने प्रिपेयर कर रखा है। अब यही जो क्यूब आपके सामने दिख रहा है, ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ देखा जाए अरेंज होते होते एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, वो एक सिंबल से देखो सामने जो एक सिचुएशन दिख रही है, ये क्यूब है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यूनिट सेल का नाम देते हैं, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म अ कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर्स आर नोन एज यूनिट सेल। तो कभी कभी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस और यूनिट सेल पर पूरा एक कंप्लीट आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सिंपली इनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। एक रेगुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर जो 3D स्ट्रक्चर जो हमारा प्रिपेयर हुआ है, बना है, उस रेगुलर अरेंजमेंट के लिए हम लोग देखा जाए स्पेशली नाम देते हैं यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का हम नाम देते हैं। और जो अपना कह सकते हो कि पॉइंट है या एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल जो पोजीशन ऑप्ट कर रहे हैं, इस स्पेस को हम पॉइंट या साइट का नाम देते हैं। ऐसे वर्ड हमारे सामने बार बार आते रहते हैं। एंड यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म अ कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर आर नोन एज यूनिट सेल। अब इसके बाद देखा जाए, हम लोग इसके अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। एक तो सिंपल सी सिचुएशन है, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। अब हम इसके आगे की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर फॉलो करने होते हैं, तो हम जरा उसकी बात करना चाहेंगे।
यहाँ पर देखा जाए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए देखा जाए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने। पहले तो हम यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करें। आप लोगों के लिए बड़ा आसान स्ट्रक्चर है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इजी गोइंग आप लोग स्ट्रक्चर बना लेते हो। जैसे ये देखा जाए, हमने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पर देखा जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स पर हमने एक एटम को सेट कर दिए। ये हमारा एक स्ट्रक्चर देखो प्रिपेयर हो गया। तो किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें क्या 3 लेंथ की जरूरत पड़ती है स्पेशली, और यहाँ पर देखा जाए 3 एंगल की नीड होती है। जैसे देखा जाए ये जो लेंथ होती है, यहाँ से देखा जाए इस साइड वाली लेंथ है, इसको हम ए का नाम देते हैं। ये जो पूरी लेंथ है ये ए है, इसको देखो हम बी का नाम देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने लेंथ है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, इसको हम बी का नाम देते हैं। और ये देखा जाए इस पूरे लेंथ को हम सी से रिलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें देखो 3 लेंथ की जरूरत है। ये वाली लेंथ, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी का हम नाम देते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए इसमें 3 एंगल भी हमारे सामने स्पेशली हैं। तो हम जरा उन तीनों एंगल की भी बात करेंगे आपके सामने। देखा जाए जो ये एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल देखा जाए जो कि बी और सी के बीच में बना है, इसको हम अल्फा का नाम दे देंगे। ये वाला जो एंगल हमारे सामने देखो बना है जो कि सी और ए के बीच में बना है, इसको हम बीटा का नाम दे देंगे। और ये एंगल जो हमारे सामने स्पेशली बना है जो ए और बी के बीच में बना है, इसको देखा जाए हम लोग गामा का नाम दे देंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादातर 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये बनते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए ज़रूरी हैं। तो हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं। एक तो देखा जाए हमारे पास 3 लेंथ है ए बी सी, यहाँ पर आप ले सकते हो 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स ए बी सी आप ले लो, एंड अल्फा बीटा गामा। मतलब कहने का पर्पस क्या है, ये 3 तो हमारे सामने लेंथ है और 3 हमारे सामने देखा जाए ये इसके एंगल हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर किसी भी यूनिट सेल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज करते हैं। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, और हमें लगता है कि ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग आगे की बात करेंगे, स्पेशली टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की तरफ मूव करूंगा मैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की तरफ थोड़ा सा आपके सामने चलूंगा, थोड़ा आपको ध्यान देना, बहुत आसान चीजें हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर पर टाइप आता है, ये देखा जाए सबसे सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव का नंबर स्पेशली आता है। इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको हम जो है सिंपल क्यूबिक का नाम दे सकते हैं। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम दे सकते हैं या सिंपल क्यूबिक, नॉर्मली हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का सिंपल मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी अगर हमारे पास ये यूनिट सेल अगर हम बना रहे हैं तो यूनिट सेल बनने में मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे सामने क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे सामने ये है किसी भी यूनिट सेल के बनाने में कि जितने कॉर्नर हैं अपने को हर कॉर्नर पर एटम तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप हर कॉर्नर पर एटम नहीं लेते हो तो यूनिट सेल आपका प्रिपेयर ही नहीं होगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर ही आपका कंप्लीट नहीं बनेगा। ये सबसे सिंपल कंडीशन है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक का नाम देते हैं। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर हमारे सामने, अगर इसमें से किसी भी एक पॉइंट से अगर एक एटम को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें तो हमारा यूनिट सेल फिर प्रिपेयर नहीं हो सकता।
मतलब मिनिमम इतने एटम का रिक्वायरमेंट तो अपने को चाहिए ही चाहिए। ये तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ देखा जाए सेकंड नंबर पर हमारा आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे सामने यहाँ पर देखो 3 पार्ट स्पेशली यहाँ पर हमारे सामने प्रिपेयर होते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या कंडीशन है, हमारे जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम तो आना ही आना है, साथ में किसी और पोजीशन पर भी एटम ऑक्युपाई होने लगेंगे। तो इसमें हम लोग देखा जाए स्पेशली बॉडी सेंटर्ड, सबसे पहले देखा जाए हम यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या कंडीशन बनेगी, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्यूब बना है, ये जितने कॉर्नर हर कॉर्नर पर एटम तो रहेगा और एक एटम तो को यहाँ बीच में और आ जाएगा। मतलब पूरा जो क्यूब हमारे सामने बना है उसके बीच की जो एरिया है, बीच का जो गैप है, उस गैप में एक एटम और आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसकी आगे नीड होगी। मतलब जितने हमारे पास कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम तो हमारा आएगा ही आएगा, साथ में बॉडी सेंटर वाले पार्ट पर एक एटम और आ जाएगा। इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड का नाम देते हैं इस वाले स्ट्रक्चर के लिए कि पूरे कॉर्नर पर एटम्स हैं और एक एटम बीच में बॉडी सेंटर वाले जगह पर और है। इसके आगे देखा जाए सेकंड नंबर पर हम फेस सेंटर्ड का नाम देते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ये बड़ा सिंपल से स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे सामने मान लो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, साथ में ये जो जितने भी फेस हैं इन फेस पर एक एक एटम और आ जाएंगे। आपके सामने दिख रहा है हर कॉर्नर ऑक्युपाई है, तो हमारे पास 6 फेस है। देखो एक फेस ये है ऊपर वाला, आपने एक एटम यहाँ को आपने इस जगह पर एक एटम को सेट कर दिया। सपोज कर लीजिए जैसे मान लो एक एटम आपने इस फेस पर लगा दिया, एक एटम आपने इस फेस पर डाल दिया, एक एटम आपने इस फेस पर लगा दिया, एक एटम आपने इस फेस पर लगा दिया, एक सामने वाले फेस पर, एक पीछे वाले फेस पर। जैसे सामने वाला फेस जो है, अब देखा जाए ये जो ये वाला फेस है इस पर हमने एक एटम, इस वाले फेस पर देखा जाए 1 एटम, नीचे वाले फेस पर 1 एटम, साइड वाले फेस पर 1 एटम। अब एक एटम आपके पीछे वाले साइड में, अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहें, देखो हम तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, और एक एटम देखा जाए जो सामने वाला ये वाला जो हमारे पास फेस है इस पर देखा जाए एक एटम और हमारे सामने आ जाएगा। तो मतलब जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम तो आएगा, साथ में जितने फेस हैं, और फेस कितने क्यूब इस पूरे यूनिट सेल में 6 फेस हैं, साइड साइड के 4, ऊपर वाला नीचे वाला, पूरे 6 फेस हैं। तो हर फेस पर एक एटम और इंक्लूड होगा। तो ऐसे केस में देखा जाए हम इसको फेस सेंटर्ड का नाम देते हैं। और सबसे लास्ट में देखा जाए एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ये स्पेशली देखा जाए ये भी बड़ा आसान सा एक अपना स्ट्रक्चर है कि जितने हमारे पास कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम तो अपना आएगा। देखिए जैसे मान लो कि ये यूनिट सेल हम बनाएंगे तो जितने कॉर्नर हर कॉर्नर पर अपने को एटम तो लेना ही लेना है, तब तो अपना जाकर के पूरा क्यूब स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा, अदरवाइज प्रिपेयर नहीं होगा। जैसे ये सिचुएशन हमारे सामने है, देखो जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर हमने एटम को ले रखा है, ये कंडीशन हमारे सामने आ रही है। अब इसमें से किसी 2 अपोजिट फेस पर और एटम आएंगे, 6 के 6 फेस पर नहीं, अगर 6 के 6 फेस पर एटम आ जाएंगे तब तो फेस सेंटर्ड बन जाएगा। कोई भी 2 अपोजिट फेस, अब जैसे ऊपर वाले पर एटम आ जाए तो नीचे वाले पर आए, मतलब ये ऊपर नीचे वाले पर आ जाए, सामने वाले पर फ्रंट वाले पर आ जाए तो बैक साइड वाले पर आ जाए, इधर राइट इधर इस साइड लेफ्ट या राइट वाले पर भी आ जाए एटम। किसी भी 2 अपोजिट फेस पर अगर एटम और इंक्लूड हो रहे हैं आ रहे हैं तो इस केस में इसको हम एंड सेंटर्ड का नाम देंगे। इन्हीं 4 बेसिस पर हम पूरे क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड करेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। प्रिमिटिव यूनिट सेल केस कब बनेगा, केवल कॉर्नर पर एटम्स अवेलेबल रहेंगे, बाकी कहीं एटम अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या कंडीशन बनेगी, कॉर्नर के साथ साथ किसी और पर्टिकुलर प्लेस पर भी एटम इंक्लूड होने लगेंगे, एडजस्ट होने लगेंगे। अगर इसमें देखा जाए पूरे कॉर्नर पर एटम है और बॉडी सेंटर वाले बीच वाले एरिया में एटम है तो हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा। अगर जितने कॉर्नर हर पर सब पर एटम है, जितने फेस है हर फेस पर एटम आ जाए तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमारा बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा।
और अगर हम केवल दो अपोजिट फेस, ऊपर नीचे वाले पर या जो सामने वाले हैं पीछे वाले पर है, किसी भी दो अपोजिट फेस पर, आमने सामने वाले जो दो फेस हैं उस पर अगर एक एटम आ जाए, एक एटम आ जाए और पूरे 4 फेस पर कोई एटम ना आए, तो वो कंडीशन हमारे सामने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बनती है। तो इन्हीं चारों के बेसिस पर हम आगे पूरे सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे, जिसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम देते हैं। उसके लिए बाकायदा एक चार्ट मैं प्रिपेयर करूंगा आपके सामने, उस चार्ट को डिस्क्राइब करूंगा। नोट्स में भी इसको मैंने इंक्लूड कर रखा है, सबको आप लोग अच्छे से समझना, और उसको अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये तो मेरे ख्याल से टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आप लोगों को सबको क्लियर हुए होंगे।